नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर। सत्ता का महासमर में हम बात करेंगे, जैसे जैसे टिकट डिक्लेयर हो रहे हैं वैसे वैसे बगावत के सुर भी सिर चढ़ रहे हैं। हमने भाजपा के बाद अब जब लगातार ये चल रहा था कि आखिर सूची कब आएगी कांग्रेस की, चलिए कांग्रेस की सूची मध्य रात्रि जारी की, लेकिन दिन के दोपहर तक विद्रोहियों का पारा भी चढ़ता नजर आया, चढ़ने लगा। कई दिग्गज ताल ठोक रहे हैं कि हम बागी होकर चुनाव लड़ेंगे। खैर, लेकिन यहां सवाल इतना सा है कि जब इतनी लंबी समय तक एक्सरसाइज की जाती है, रायशुमारी की जाती है, कार्यकर्ताओं की राय ली जाती है, तो कार्यकर्ताओं को विश्वास में नहीं लिया जाता, अपने अंदाज से प्रत्याशी को थोपा जाता है। आखिर बगावत की वजह क्या है, ये विरोध क्यों पनपता है, उसको लेकर हम फिर एक बार चर्चा करेंगे। आज बात करेंगे हम कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस की सूची को लेकर। तो चलिए आप मजमून देखिए, फिर लौटते हैं हमारे पैनलिस्ट के साथ। राजस्थान के चुनावी रण में आखिरकार कांग्रेस ने लंबे इंतजार के बाद अपनी पहली सूची जारी की। 152 प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद कांग्रेस में भी बगावती सुर तेज होने लगे हैं। कांग्रेस में कई दिग्गज नेताओं को भी टिकट से वंचित रहना पड़ा है, जिसमें डॉक्टर बुलाकीदास कल्ला, डॉक्टर चंद्रभान, संयम लोढ़ा और आलोक बेनीवाल जैसे नेता भी शामिल हैं। राजधानी जयपुर में भी ज्योति खंडेलवाल टिकट न मिलने से खफा है। बागियों के मुद्दे पर बीजेपी भी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। वहीं टोंक से सचिन पायलट के चुनाव लड़ने पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने निशाना साधा और सूची को लेकर सवाल भी उठाए। लेकिन जो फर्स्ट इंपैक्ट है कांग्रेस की सूची का, दिग्गज नेता द्वारा अपना गृह क्षेत्र, अपना कर्म क्षेत्र छोड़कर टोंक में आना। नेता कभी जातिगत राजनीति नहीं फंसता कि मैं गुज्जर हूं, मैं मुस्लिम हूं। वो जन नेता होता है, उसके लिए सब लोग बराबर के होते हैं। इसलिए मैं कहना कि अपना कार्य क्षेत्र छोड़ के भागना, देखिए जब पंजाब में हम बात करते हैं उसको भगोड़ा बोलते हैं हम लोग। आप भी थोड़े दिन में बोलने लग जाओगे, जनता भी बोलेगी कि वहां की जनता कहेगी हमारा वो कैंडिडेट भाग गया, और यहां कहेंगे कि जहां से भागा है इसको यहां पर स्थापित मत होने देना। कांग्रेस की पहली सूची ही लंबे इंतजार के बाद और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मतभेद भी इस दौरान सामने आए। इसका प्रमुख कारण रहा अपने चहेतों को टिकट दिलवाना। लेकिन इस सूची के बाद राहुल गांधी के उस बयान पर भी सवाल उठे, जिसमें उन्होंने कहा था कि पैराशूट उम्मीदवार को किसी भी कीमत पर टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन पहली सूची में ही कांग्रेस ने 6 पैराशूटी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। वहीं वंशवाद भी पहली सूची में खूब चला। मैं निश्चित रूप से अपनी बात को राहुल गांधी जी तक पहुंचाना चाहती हूं, क्योंकि राहुल गांधी जी ने यहां पर आकर के अपनी क्राइटेरियाज को, अपनी भावनाओं को, किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए, उस बात को बहुत स्पष्ट रूप से बार बार दोहराया है, और मैं उस क्राइटेरियाज को पूरा कर रही हूं। इसलिए मैं अपनी बात को राहुल गांधी जी तक पहुंचाना चाहती हूं। कांग्रेस की पहली सूची में 9 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, वहीं 46 नए चेहरे शामिल किए गए। लेकिन पहली सूची आने के साथ ही ये भी साफ था कि कांग्रेस में टिकट न मिलने से कई नेता खफा होंगे, और हुआ भी ऐसा ही। नेताओं ने बगावती सुर दिखाने शुरू कर दिए हैं। अब कांग्रेस के सामने चुनौती ये है कि रूठे हुओं को कैसे मनाया जाए, क्योंकि कई बागी सूची आई, आपने सबने देखा। कुछ चीजें हैं जो सवाल खड़ा करती हैं इस सूची पे। एक तो सवाल यही है कि राहुल गांधी जब वागड़ यात्रा पे थे तब उन्होंने कहा था कि स्टेज पे इतनी कम महिलाएं क्यों हैं, जब अगली बार आऊं तो ये महिलाएं दिखनी चाहिए। आधी आबादी है तो आधी महिलाएं तो कम से कम जनप्रतिनिधि होनी चाहिए। बड़ी खुशी की बात थी, लग रहा था कि कम से कम 33% तो राजस्थान में महिलाओं को टिकट मिलेगा ही। यूथ को आगे लाने की बात थी, 46 नए चेहरे लेके भी आए हैं। लेकिन ये बात एक बड़ी यह है कि बीजेपी की जब लिस्ट 2 आई, 162 प्रत्याशी तय किए गए, तब ये कहा जा रहा था कि 12,000 कार्यकर्ताओं की रायशुमारी का क्या हुआ, एक सवाल खड़ा हो रहा था। अब हमने कहा था कि आवाज वहीं आती है जब ढोल बजता है, जब ढोल ही नहीं बजेगा तो आवाज आएगी कैसे। लेकिन अब कांग्रेस में भी मध्य रात्रि में ढोल बजा है, अब आवाज आ रही है वहां पे भी। चलिए इस मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ ललिता मेहरवाल जी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के नेत्री हमारे साथ में हैं। लक्ष्मीकांत पारिक साहब भाजपा नेता हमारे साथ हैं। श्याम सुंदर शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। ललिता जी, हम जब चर्चा कर रहे थे बीजेपी की लिस्टों पर और बगावत को लेकर के, ये कहा जा रहा था कि वहां बेलगाम लोग हैं, अपेक्षाएं पाल कार्यकर्ता की बना दी जाती है, इंटरनल डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। लेकिन अब क्या कहेंगे, विरोध आपके यहां भी शुरू हो गया?
देखिए योगेंद्र जी, अब ये तो सब कुछ चलता ही रहता है, क्योंकि जिस तरीके से एक एक क्षेत्र से कई लोग टिकट मांगते हैं। जब बहुत सारे लोग टिकट मांगते हैं तो मिलना तो किसी एक को ही है, और जब किसी एक को, तो नेचुरल है, बाकी लोगों में नाराजगी होती है। जब नाराजगी होती है तो नाराजगी शो भी करते हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वो तो होना ही है, दोनों पार्टियों में ऐसा ही होता है, और कांग्रेस में भी ऐसा ही हुआ है, क्योंकि हर क्षेत्र से, हर एक विधानसभा क्षेत्र से कई लोगों ने टिकट मांगा है और मिलना किसी एक को ही है। और लेकिन ये नाराजगी थोड़े दिन रहती है, उसके बाद में सब एक साथ मिलकर और फिर बस अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं, उसके हित के लिए काम करते हैं। तो ये कोई बहुत, ये हमेशा होता है और कोई खास बात नहीं है जी। चलिए, अविनाश राय खन्ना जो राजस्थान के प्रभारी हैं भाजपा के, उन्होंने ये कहा है कि सचिन पायलट अपने कार्य क्षेत्र को छोड़ करके दूसरी जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। ये एक नैतिक हार कांग्रेस ने पहले ही स्वीकार कर ली है। उन्होंने साफ कहा है कि वो भगोड़े की तरह इधर उधर घूम रहे हैं। जी, देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सचिन पायलट जी टोंक से अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो उसमें, क्योंकि उन्होंने हमेशा संसद का चुनाव लड़ा है अजमेर से, तो उनको जो सीट अच्छी लग रही है, जो आला कमान ने, उन्होंने पहले ही कहा था कि मुझे जहां से आला कमान अगर आदेश देते हैं उनके आदेश की मैं पालना करूंगा, और उसी के अनुरूप उन्होंने किया। उन्होंने, आला कमान ने कहा कि टोंक से लड़ना है तो उन्होंने टोंक से लड़ा, तो वो कोई खास, कहीं ना कहीं से तो लड़ना था, तो टोंक से लड़ रहे हैं। तो इसमें नाराजगी वाली कोई बात नहीं है, भगोड़ा साबित करने वाली कोई बात नहीं है। भगोड़े तो तब होते जब चुनाव नहीं लड़ते या डरते। आज चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में उन्होंने ताल ठोकी है, और डरने की कोई बात है ही नहीं। भगोड़े तो ये तो जो ये शब्द जो यूज कर रहे हैं, ये वास्तव में गलत शब्द यूज कर रहे हैं। उनको इस तरह की भाषा यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वैसे ही राजस्थान में कांग्रेस का बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, राजस्थान की जनता मानस बना चुकी है कि हमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत के साथ लाना है, और इसी के सुशासन से ही विकास संभव है राजस्थान का। जिस तरीके से 4.5 साल में भाजपा का जो कुशासन इन्होंने देखा है, राजस्थान की जनता ने झेला है जिस तरीके से, उस तरीके से अब पूरा मानस बन चुका है कि कांग्रेस आए चाहे प्रत्याशी कोई। चलिए, मैं लक्ष्मीकांत जी के पास जाना चाहूंगा, आपके पास लौटूंगा। लक्ष्मीकांत पारिक साहब के पास जाना चाहूंगा। लक्ष्मीकांत जी, बगावत दोनों ही तरफ है। ये बगावत के स्वर जब उठने लगते हैं, एक्सरसाइज इतनी लंबी की जाती है, रायशुमारी की जाती है, कार्यकर्ताओं की राय ली जाती है, इसका दावा किया जाता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि काफी सीट पे लोग बागी की तरह ताल ठोक रहे हैं? कोई नेता लड़ रहा है, कहीं कार्यकर्ता लड़ रहा है, दोनों ही तरफ ये हाल है। देखिए, जब भी विचारधारा पर व्यक्तिवादी हावी होता है, तो विचारधारा का हर्ष पर व्यक्ति अपने आप को बड़ा समझता है, उस समय ऐसी घटनाएं सामने आती है। जो लोग लगातार लंबे समय राजनीति में रहते हैं और लंबे समय रहने के पश्चात वे हम लगातार विधायक बने रहना चाहते हो या टिकट नहीं मिलता, उनका दिव्य सपना टूटता है, उस समय उन्हें बुरा लगता है और आक्रोश के रूप में सामने आता है। लेकिन यह एक दिगर बात है। भारतीय जनता पार्टी कुछ देर तक निश्चित रूप से निर्दलीय होकर चुनाव लड़ने की ताल ठोक रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का जो उदाहरण सामने प्रस्तुत होता है, कांग्रेस आपस में लड़ रही है। यह अशोक जी कांग्रेस, सचिन जी कांग्रेस, सीपी जी कांग्रेस, भवन जितेंद्र जी कांग्रेस, ये आपस में चार से ही कांग्रेस आपस में टकराव की स्थिति पैदा हो रहा है। यहाँ आज ज्योति खंडेलवाल जी के पत्र मैंने देखा, उन्होंने बिना कुछ कहीं, बिना नाम लिए माननीय महेश जोशी जी पर 5 लाख वोटों से हारने वाले व्यक्ति को टिकट देने की बात चल रही है। उन्होंने अपने पत्र में इंगित किया। ये कहीं ना कहीं इस बात को शो करता है कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, सब कुछ जो एक दुर्घटना क्रम चलता है वह चल रहा है। देखिए, कुमारी पहले, इससे पहले भी यहाँ पर पैसे लेकर भी टिकट देने के आरोप कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कांग्रेस के बड़े पदाधिकारियों को लगाए, तो कहीं ना कहीं नैतिकता कांग्रेस खत्म हो चुकी है और राजस्थान की जनता से जान चुकी है कि कांग्रेस का चाल क्षेत्र और चेहरा क्या है। जो लोग अच्छी विपक्ष की भूमिका निभाने में असफल हुए हैं, वे लोग कभी भी अच्छा सत्ता पक्ष नहीं चाह सकते, राजस्थान जनता जान चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अपने टिकटों के बाद में कुछ लोगों ने माहौल बनाने का प्रयास किया, भारतीय जनता पार्टी ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, निश्चित रूप से कुछ कार्यकर्ताओं की अति महत्वाकांक्षा है कारण भारतीय जनता पार्टी छोड़कर गए और वे अपने विचारधारा को त्याग कर ले। विचारधारा जो व्यक्ति त्यागता है वह निश्चित रूप से व्यक्तिवादी मानसिकता जिस पर हावी होती है वही त्यागता है, क्योंकि व्यक्ति लंबे समय तक वह जो लोग हमको त्याग कर गए हैं, भारतीय जनता पार्टी छोड़ कर गए, वे इस बात को देख ले कि भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ दिया है, उनका मान सम्मान, उनको राजनीतिक रूप से परिपक्वता यदि किसी ने दी तो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। और जो व्यक्ति अपनी पार्टी को छोड़कर जा रहा है, ऐसे समय छोड़कर जा रहा है तो निश्चित रूप से माँ को छोड़कर जा रहा है, ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं उन्हें आत्मग्लानि निश्चित रूप से होगी। जी, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में। एक बार श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ में इस वक्त जुड़ गए हैं। श्याम जी, बगावत को लेकर के आप क्या कहेंगे?
नुकसान कितना होगा, क्या होगा, ये तो हम 22 तारीख के बाद में आंकलन करेंगे। फिलहाल लेकिन लिस्ट के साथ ही बगावत, यह सवाल यह खड़ा होता है कितनी लंबी एक्सरसाइज के बाद को सूची आती है, और जब सूची आती है तो विस्फोटक हो नजारे नजर आते हैं। तो क्या माना जाए, ऐसे एक्सरसाइज में कई कमी रहती है, या फिर उन कार्यकर्ताओं को पहले से संकेत नहीं होते हैं, या आका बहुत सारे होते हैं कि हाँ कर तैयारी, मैं टिकट दिलाऊंगा तेरे को, ये तो नहीं, ऐसा वजह क्या है कि इतना आक्रोश सामने आता है लिस्ट आने के बाद? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि मांगने वाले ज्यादा होते हैं और स्थिति ये होती है 200 सीट है, 200 को ही टिकट दिया जा सकता है। तो अब दोनों ही पार्टी में स्थिति यह है कि एक तो सत्ता खोना नहीं चाहती, एक सत्ता लेना चाहती है। दोनों ही पार्टी में एक तरह से जो स्थिति पैदा इसलिए होती है कि कुछ लोग सक्षम होते हैं तो कुछ कारणों से काटे जाते हैं। कि कांग्रेस में एक नीति बनाई थी कि 2 बार हारे हुए को नहीं देंगे टिकट, तो उसकी चपेट में बीटी कल्ला आ गए और चंद्रभान भी आ गए। तो एक ये तो नीति हुई, लेकिन पैराशूटी लोगों को टिकट नहीं देंगे ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना था, लेकिन वो इस जो पहली लिस्ट कांग्रेस की आई है उसमें नहीं हुआ, उसमें तो पैराशूटी को देना पड़ा उनको। अब ये कहते हैं कि कोई शर्त मंजूर नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन जब अब हम सूची देखते हैं तो उसमें उन लोगों को दिया जाता है टिकट, तो फिर ये कौन सा नियम है? एक जगह नियम लागू कर तो दूसरी जगह लागू नहीं होता। कांग्रेस में कल रात को सूची आई है तो देखिएगा कि कोटा के बहुत ही प्रतिष्ठित और पंकज मेहता, आपको महासचिव जो इनके संगठन के हैं पंकज मेहता, उनको नहीं मिला टिकट तो वो तिलमिला गए। पार्टी ने महामंत्री बना रखा है आपको, अगर नहीं दिया टिकट तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हो रही, बगावत होती है। अब शुरुआत में तो कहते हैं कि भाई डैमेज कंट्रोल होगा, कुछ होगा, लेकिन ये बात सही है कि देखिएगा इनके 23 थे, उसमें से 20 को रिपीट किया है विधायकों को कांग्रेस ने, 3 को नहीं दिया टिकट। अब वो सारी बातें, सचिन पायलट को अपना कर्मस्थल छोड़ करके जाना ही पड़ा टोंक, क्योंकि अजमेर चुनाव नहीं लड़ सके, ना पुराने दौसा में चुनाव लड़ सके, वो तो सीधे चले गए टोंक। अब आज बीजेपी के कहा है ना प्रभारी, आप भी मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कैसा भुगड़ा है, हम उनको वहीं घेरेंगे। मतलब ये सारी चीजें देख करके लगता है कि बीजेपी भी ये तो है कि उसको लग रहा है कि सचिन पायलट प्रभावशाली है, इसलिए उनको एक जगह घेरने की बात कहते हैं वो। और उनके यहाँ जो टॉक में देखिएगा कि जो अजीत सिंह है, उसके बाकी के लोगों के जो हो रहे कि मैंने उनको समझाया, उनके भी उनके सांसद जौनपुरिया भी खिलाफत कर रहे हैं, तो बीजेपी में ज्यादा खिलाफत। मैं एक बात पूछना चाहूंगा मैं, श्याम जी, ये बात अक्सर कही जाती है, कोशिश भी होती है कि राजनीतिक दलों की रणनीति का हिस्सा भी होता होगा। सरदारपुरा से अशोक गहलोत लड़ते हैं या झालावाड़ से वसुंधरा राजे लड़ती हैं कि ऐसा किया जाए कि चीफ कैंपेनर को उन्हीं के एरिया में घेर दिया जाए, ऐसा कोई प्रत्याशी लड़ाया जाए। क्या लगता है आपको कि वास्तव में उन लोगों का कद ऐसा है? जनता के भी स्वाभाविक स्वीकार्योक्ति है कि उनके कद का कोई नेता नहीं मिलता। कांग्रेस हमेशा चाहती है कि वसुंधरा राजे को झालावाड़ में घेरा जाए, बीजेपी हमेशा चाहती है कि सरदारपुरा में अशोक गहलोत को घेरा जाए। अब सचिन पायलट अगर एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं तो कोशिश ये होगी बीजेपी की कि सचिन पायलट को वहीं पे बाहर ना निकलने दिया जाए। तो अभी तक कोई कद का नेता नहीं मिल पा रहा है, ये कोशिश हमेशा से रहती है, लेकिन रोक नहीं पा रहे हैं कि वहां हमेशा उलझन में उसी में ना वसुंधरा राजे को कांग्रेस रोक पाई, ना अशोक गहलोत को कभी बीजेपी रोक पाई। देखिए, लेकिन सीपी जोशी को रोका, सीपी जोशी को 1 वोट से हारना पड़ा चुनाव। जब मुख्यमंत्री के दावेदार थे, मुख्यमंत्री बनने वाले थे, वो 1 वोट से हार गए, इसलिए मुख्यमंत्री पद उनके यहां से चला गया। तो ये कुछ जगह घेरने की कोशिश होती है, लेकिन कोशिश के अंदर कितना घेर पाते हैं वो बात अलग है। जैसे कि आज बीजेपी के प्रभारी कह रहे थे कि हम सचिन पायलट को घेरेंगे, लेकिन अगर आपके प्रत्याशी की यहाँ बगावत हो रही हो तो कैसी स्थिति बनेगी? देखिए कि बीजेपी में क्योंकि ज्यादा बगावत इसलिए हो रही है कि इनके विधायकों के टिकट काटे इन्होंने, और विधायकों के ऊपर पैसा भी होता है और कुछ कार्यकर्ता भी उनके साथ, क्योंकि 5 साल तक रहता है तो उसका वर्चस्व ओरा होता है उस क्षेत्र में, तो वो खुद तो नहीं जीत पाता, लेकिन वो बीजेपी को हराने का काम जरूर करता है। इसलिए वो कहता है कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, और कुछ जगह पर जीतने की स्थिति कभी कभी बन जाती है तो बन भी पाती है। तो ये चीजें बीजेपी को ज्यादा झेलनी पड़ रही। कांग्रेस के पास तो पहले से है ही नहीं, उनके पास तो कुछ, उनके पास तो बहुत लिमिटेशन था, उनके तो पहले 20 थे, फिर 23 हो गए, तो उनके पास खोने के लिए कम है, बीजेपी के पास खोने के लिए ज्यादा है, क्योंकि ये सत्ता में बना रहना चाहते हैं। और
इनके बगावत होने के कारण है कि 163 जीते थे। 163 को तो एंट्री करने की स्थिति नहीं, क्योंकि 180 लाने का लक्ष्य जो इन्होंने रख दिया, लेकिन अब उस पर चर्चा नहीं करती बीजेपी भी। अब चर्चा कैसे करेगी? अब पत्ते खुल गए सामने कि आप की बगावत हो रही है, उसको रोकने की स्थिति में नहीं, क्योंकि संगठन ने नहीं किया था 180। मुख्यमंत्री का दावा था कि हम। लेकिन श्याम जी, आज हम कोशिश ये करें कि ज्यादा वक्त आज हम कांग्रेस की सूची को दें, ताकि कांग्रेस की सूची का हम ऑपरेशन ठीक से कर सकें कि कांग्रेस में चल क्या रहा है। अभी भी मैं जो दिल्ली से जानकारी हमारे संवाददाता के माध्यम से मिली है, जो इनके वॉर रूम में बैठक चल रही थी, उसके बाद अशोक गहलोत निकले, सचिन पायलट, अविनाश पांडे, डूडी, सारे लोग निकल करके गए। सामने से अशोक गहलोत निकले, पीछे से डूडी और पायलट और पांडे, ये लोग निकल करके चले गए, क्योंकि बगावत के स्वर जो अभी और मुखर होंगे वो दोनों ही पार्टियों में जो उलझन है, ये मुझे लगता है कि टेंशन वाली बात नेताओं के लिए अब है। वो बेशक एक तरफ 48 और एक तरफ 38 सीटों, लेकिन पत्ते खुलेंगे तो पता तो अब चलेगा कि वास्तव में बगावत किस तरह की और कितनी सीट पे बगावत होती है। देखिए योगेंद्र जी, आपने ठीक कहा, क्योंकि अब जो सीटें 48 तो रह गई कांग्रेस की बाकी, और इनकी रह गई 38, तो क्योंकि वो विवादित है और कई जगह पर कैंडिडेटों को संभावित कैंडिडेट ढंग से नहीं मिल पा रहा है, वो सारी चीज हो रही है। आप देखिए कि मैं पहले भी कह रहा था कि सचिन पायलट गुर्जर को ज्यादा एडजस्ट करना चाहते थे और उसका विरोध कर रहे थे। रामेश्वर डूडी वो कह रहे थे कि पहले जब 70 ओबीसी टिकट है उसमें से 40 जाटों को दी गई थी, तो अभी तक तो उन्होंने 23 दिए हैं, और गुर्जर को कितने दिए वो क्लियर अभी हो नहीं पा रहा है, गुर्जरों को ज्यादा दी। तो ये सारी विवाद का विषय तो अंदर है कुछ न कुछ तो, लेकिन फिर भी जिस तरह की लिस्ट सामने देखने को मिली, उसमें राजनीतिक तौर पर मंथन सही तरीके का कांग्रेस कर पाई है तो दिखना है, क्योंकि बीजेपी से लेट निकालने का मतलब ये था कि वो अपने उम्मीदवारों को ठीक ठाक को खड़ा कर दें। बहुत सारी इन्होंने भी काटे, जैसे संयम लोढ़ा का काटा ये ना टिकट, वो तो देखिए 2 बार वाली जो पॉलिसी रखी, वो वाली सीधे तो चारों वहां तो कम से कम कांग्रेस का स्टैंड रहा है। इनके यहाँ तो जिताऊ, बीजेपी ने कहा जिताऊ, कुछ भी हो, उम्र दराज हो तो भी देंगे, इनको दिया है। लेकिन कांग्रेस ने एक स्ट्रेटेजी तो ठीक रखी, लेकिन दूसरी तरफ कुछ सिफारसी लोगों को जिस प्रकार से टिकट दिला पाने में नेता कामयाब हुए, उसका विरोध आप सामने सब जगह देखने को मिल रहा है। और वो विरोध अभी तो, क्योंकि आज जब लिस्ट एक और आ जाएगी तो विरोध के स्वर और बढ़ेंगे, क्योंकि आपके राहुल गांधी के घर के आगे टायर जलाना, विरोध प्रदर्शन होना, सारी बातें हुई है। जिस प्रकार से पहले बीजेपी की हुई तो यहाँ पे भी हुई, और जयपुर में जिस प्रकार का माहौल बीजेपी के ऑफिस में या कांग्रेस कार्यालय में देखने को मिला, वो अब और बढ़ेगा भी, क्योंकि जैसे लिस्ट अभी तो बकी जो विद्रोह वाली स्थिति तो अब होगी, क्योंकि जो रोकी है लिस्ट 48 की वही है एक तल में विवाद का विषय। तो अब वो सेकंड लिस्ट जैसी आ जाएगी वो काफी विद्रोह की स्थिति, वो इसलिए कि हमारा विद्रोह कम हो और ये हमारे जो नाराज लोग हैं वो तीसरे मोर्चे में या बीएसपी में खड़े नहीं हो जाए, या ये स्थिति डिले का कारण ये ललिता जी, मैं आपके पास लौटना चाहूंगा। देखिए अभी जो बगावत के सुर दिखाई दे रहे हैं और जो हंगामा चल रहा है, हल्ला चल रहा है, क्योंकि आपके यहाँ पे हल्ला शुरू अब हुआ, क्योंकि जब आप लिस्ट ही इतनी लेट निकाल रहे हो तो हंगामा तो तभी होगा, क्योंकि बीजेपी में जब हंगामा हो रहा था तो कांग्रेस से कई कमेंट्स आ रहे थे। मैं आपको बताना चाहूंगा दोनों ही पार्टियों को एक तरफ 38 बाकी हैं, आपके 48 बाकी हैं। जब ये लिस्ट और आएगी तो स्थितियां और विकट हो सकती हैं। ये आप लोग भी, मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से आप लोग समझ सकते हैं इसको। तो कुछ है आप लोगों का ऐसी कोई रणनीति कि हाँ बिल्कुल बागियों को बैठाने का, या फिर कहें कि जो बगावत है उसको कम से कम रोका जा सके? क्योंकि एक मैसेज जो जाता है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है और नेता उलझन में उलझे हुए हैं, तो एक कार्यकर्ता उससे डिमोरलाइज होता है। एक मैसेज अपोजिशन में यह जाता है कि कांग्रेस बिखर रही है, या बीजेपी में होता है तो मैसेज जाता है कि बीजेपी बिखर रही है। योगेंद्र जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बार बार आदरणीय पायलट साहब ने कहा है, आदरणीय गहलोत साहब ने भी बार बार अलग अलग चैनलों के माध्यम से बोला है, रूडी साहब ने भी बोला है कि हम स्क्रीनिंग कमेटी में बैठकर हम लोग बहुत बेहतर तरीके से और जो बेस्ट होगा कैंडिडेट हम उसको चुन रहे हैं, और हमारी जो लिस्ट है वो वास्तव में बहुत अच्छी जो कैंडिडेट चुनकर आए हैं, उनका जो चुनाव है वो बहुत बेहतर है। अब ये महत्वाकांक्षा तो हर आदमी की रहती है, जो भी टिकट मांग रहा है उसकी महत्वाकांक्षा रहती है। ऐसा कुछ नहीं है कि
और ये जो बोल रहे हैं कि गुटबाजी है, सचिन गुट है, ऐसा कुछ ही नहीं है। जब सब बैठकर एक स्क्रीनिंग कमेटी से उसको हर एक सीट को बारीकी से देखा जा रहा है, सब मिल बैठकर उसको डिसाइड कर रहे हैं, तो ये सबकी आम सहमति बनकर ही उसके बाद में ये लिस्ट जारी की गई है और बहुत बैलेंसिंग है, बहुत अच्छी लिस्ट है। और कांग्रेस का हमेशा ये ध्येय रहता है कि ऐसे ही प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाए जब जो ज्यादा से ज्यादा जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में लेके जाए, जनता के बीच में रहे और ज्यादा से ज्यादा दुख सुख जो बांटे। तो हमेशा हमारी तो यही रणनीति रही है और इसी को देखते हुए कांग्रेस ने ऐसे ही प्रत्याशी को चुना है। जी, राहुल गांधी के उस बयान को लेकर के मैं एक बार आपसे जानना चाहूंगा कि जब उन्होंने कहा कि कोई भी पैरासूटी या जो 5 साल तक जिसने जनता के बीच अपनी कोई पहचान नहीं बनाई, पार्टी के लिए काम नहीं किया, उनका पैरासूट मैं काट दूंगा। बीजेपी पे जो सवाल आप लोग खड़ा कर रहे थे कि 2 दिन पहले आए आपने टिकट दे दिया, तो कांग्रेस भी तो उसी रूट पे जा रही है। देखिए, हमें कहना तब चाहिए कि जब हम उस रूट लाइन से अलग हों, या पत्थर तब फेंके कि जब हमारे मकान बिल्कुल शीशे के ना हो। तो ये सब चीजें तो सामने जिनको देख रहे हो वो सब कुछ आपके यहां पे हो रहा है, तो डिफरेंट क्या आपके यहां पे? देखिए, इनसे तो हमारा बहुत ज्यादा डिफरेंट है। जिस तरीके से बीजेपी की जो लिस्ट आपके राहुल गांधी जी से बड़ा कौन होगा जो उन्होंने कहा कि महिलाओं को अब की बार जब मैं वागड़ा आऊंगा या प्रदेश के किसी भी हिस्से में आऊंगा तो चुनी प्रतिनिधि मुझे ज्यादा दिखनी चाहिए। टिकट जब आला कमान से तय होता है, एक लाइन का प्रस्ताव बन के आपके यहां जाता है कि अब आला कमान तय करेंगे, तो आला कमान तो अपने बोले हुए बयान पे ही रुक नहीं पा रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है योगेंद्र जी। बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, बहुत सारी महिलाओं को मौका दिया है, नए चेहरों को भी 46 चेहरों को जो है ना, अभी इन्होंने कांग्रेस पार्टी में नए चेहरों को मौका दिया है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और आपने 152 में से 19 को दिया है और बीजेपी ने 162 में से 20 को दिया है। अगर यूं भी तुलना करें हम तो कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। आपने 10 सीट जब उनकी होंगी, अब आप कितनी महिलाओं को दे देते हैं? क्योंकि हम तो मान के चल रहे थे कि राहुल गांधी साहब ने जब डूंगरपुर दौरे के दौरान ये बात कही है तो शायद अब की बार तस्वीर बदली हुई आनी चाहिए। महिलाओं ने इस तरह से तैयारी भी की है। ज्योति खंडेलवाल जी का जो बयान आपने सुना कि राहुल गांधी जी के बयान जो थे उनके आधार पे हमारी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ी। हम लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस में हमारा जो हक है वो मिलेगा। ये कहना बिल्कुल सही है। उसमें अभी तो लिस्ट हमारी बाकी है, उसमें मुझे पता है कि बहुत अधिक महिलाओं को जगह दी जाएगी और राहुल गांधी जी अपने स्टैंड पे बिल्कुल कायम हैं और वो महिलाओं को चाहते हैं कि हर जगह उनको मौका दिया जाए, संगठन में मौका दिया जाए, उनको अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व उनका अधिक से अधिक विधानसभा और संसद में हो, और उसके लिए वो काम भी कर रहे हैं। और अभी तो लिस्ट आनी बाकी है, अभी देखते जाइए, अधिक से अधिक महिलाओं को मौका दिया जाएगा। लक्ष्मीकांत जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। जब भी कभी कोई बात आती है जिसमें पार्टी का लगता है कि एक सेफ्टी वॉल जो हमारी है वो कहीं डगमगा रही है, तो हम दूसरी पार्टी का एक सहारा लेना शुरू करते हैं। यही कांग्रेस का हल है, यही बीजेपी का है। हम बात करेंगे कि आपके बागियों की, तो कहा यह जाएगा कि देखिए कांग्रेस में कितनी बगावत है। वे हम तो बात तो बीजेपी की कर रहे हैं। कांग्रेस में बात करो तो कहेंगे कि उनके यहां पे ज्यादा बगावत है, हमारे यहां कम है। तो हम दूसरे को कटघरे में खड़ा रह करके उनको लेकर के और हमारा बचाव कैसे कर सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और विकास यात्रा के आधार पर, अपने कामों के आधार पर जनता भी जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की भी कांग्रेस की सूची और कांग्रेस के विचार बात नहीं करने वाली। लेकिन आज बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है कि जो प्रदेश के अंदर कांग्रेस एक बड़ा राजनीतिक दल है, महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है, और जब चुनाव की वैतरणी को पार करने के हर व्यक्ति प्रयास करना, सूची आती है, सूची आने के बाद कोटा के अंदर आगजनी घटना हो, राहुल गांधी घर के बाद टायर जला दिए जावे, अजमेर के अंदर तोड़फोड़ हो जावे और जोधपुर में फिर से तोड़फोड़ उनकी घटना की शुरुआत से लगने लगे, और कहीं पूरे राजस्थान के कहीं न कहीं विभिन्न क्षेत्रों में लाकर के और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उद्वेगना फैलने लगी, तो निश्चित रूप बड़ा स्वाभाविक राजस्थान प्रदेश के अंदर बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि आपकी सूची के बाद हुआ क्या है। कहीं कुमारी शैलजा पर लगा, मैं एक मोहतरमा, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं किया, कहीं फलोदी वाली घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, कहीं जो शैलजा जी पर आरोप प्रत्यारोप दौर चलता, कहीं वही घटना तो राजस्थान नहीं आ रही। ये क्या कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार का जो बहुत बड़ा कांड रहा है, क्योंकि कांग्रेस राज्य में रहकर भ्रष्टाचार करती है, टिकट बांटने में से भ्रष्टाचार का आरोप लगते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी आंच तो ये नहीं आ रही। तो राजस्थान जनता सावचेत रहे कि जो लोग टिकट देने के अंदर भ्रष्टाचार कर सकते हैं, वे राज्य में आने के बाद कितना भ्रष्टाचार बढ़ा सकते हैं, वे देखने वाली बड़ा विषय खड़ा होता है।
आज ज्योति खंडेलवाल जी का बड़ा साफ सा एक पत्र यहाँ पर राजस्थान की जनता बीच माननीय राहुल गांधी को संदेश के रूप में दिया। तो जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष विचारधारा के विपरीत जाकर टिकट दिया जाता हो तो उस पार्टी में बड़ा प्रश्न खड़ा होता ही होता है। जहां तक आपने अविनाश राय जी खन्ना के विषय की बात कर रहे थे, जो व्यक्ति लगातार राजस्थान की राजनीति में, जिनके पिता, जिनकी माता और वे खुद राजस्थान की राजनीति में सक्रिय रहे हो, लेकिन एक सीट पर खड़े होने का साहस जिनका नहीं हो, जो अपना एक क्षेत्र नहीं चुन पा रहे हो, वे व्यक्ति कैसा नेता हो सकता है, राजस्थान की जनता जानना चाहती है। साथ ही साथ एक बड़ा हमने कहा कि राहुल गांधी को सचिन पायलट बड़े नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और कांग्रेस अध्यक्ष छोटा है या बड़ा है कांग्रेस को तय करना है। राहुल गांधी के माननीय सचिन पायलट जी के बारे में माननीय अशोक गहलोत जी के बयान पूर्व में आए थे। उन्होंने कहा था जो भी पीसीसी का अध्यक्ष बनता है मुख्यमंत्री बनने के सपने देखने लगता है, जो इस बात को इंगित करता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर खींचतान चल रही है और वह खींचतान सामने आ रही है टिकटों के बंटवारे को लेकर। माननीय गहलोत जी चाहते हैं कि मेरे व्यक्ति को टिकट मिले, कहीं सचिन जी चाहते हैं मेरे व्यक्ति को टिकट मिले, तो सीपी जोशी भी चाहते हैं कि मेरे व्यक्ति को टिकट मिले। लक्ष्मण जी वही मेरा सवाल था कि सवाल जब लगता है कि बीजेपी कहीं कहीं घिर रही है तो कांग्रेस को आईना दिखाना शुरू करती है, अगर कांग्रेस कहीं घिर रही है तो बीजेपी को आईना दिखाना शुरू करती है। विषय बदलता है, यहाँ पर विषय अलग है। हमने कहा राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, लेकिन कांग्रेस साहस नहीं कर पाई कि उनका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। ये तय करना होगा, प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि आखिर आपका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होगा, बताइए ना। कभी नहीं, कैसे नहीं। आपका आई कम है। मोहल्ला सुखाड़िया मुख्यमंत्री पद के कई बार दावेदार रहे, माननीय जोशी दावेदार रहे, आपके शीतल माथुर दावेदार रहे, उनको आपने प्रोजेक्ट किया मुख्यमंत्री के रूप में, आखिर आज आप साहस क्यों नहीं कर पा रहे? आपका साहस नहीं है क्योंकि आप जानते हैं कि अंदर से आप खोखले हैं और राजस्थान की जनता अच्छे से जानती है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की कीचड़ में डूबी हुई है और राजस्थान जनता कभी राजस्थान में आपकी वापसी होने वाली नहीं है। इसलिए आप चाहते, आप देख ही नहीं पा रहे कि आप कैंडिडेट नहीं आपके पास, और यही लड़ाई आपकी चल रही है कि आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार, यही लड़ाई है आपकी। आज नहीं घटता है, अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर के बाद जिस पार्टी में टायर चल गए हैं वे कैसे पार्टी होता है, आप अपने विधायक अनुशासन आपकी पार्टी में निश्चित रूप से आपकी जो चल रही है, आपकी दौड़ चल रही है, राजतंत्र चल रहा है, लक्ष्मीकांत जी ललिता जी छोटे से ब्रेक के लिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। भाजपा ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर। बात कर रहे हैं राजस्थान में कांग्रेस की 152 की पहली सूची पर। जैसे ही लिस्ट आई है उसके बाद बगावत के सुर भी शुरू हो चुके हैं। चलिए ब्रेक से पहले लक्ष्मीकांत पारिक जी जो भाजपा नेता हैं एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। सवाल मैं भी जानना चाहता हूं कि सवाल क्या है। जी लक्ष्मीकांत जी। देखिए मैंने एक बड़ा प्रश्न आज खड़ा कर रहा हूं कि कांग्रेस के लोगों ने कुछ कूपन्स जारी किए थे, इन चुनावों को लेकर कूपन्स जारी किए थे, जनता धन संग्रह की बात की थी। आखिर उन कूपन्स का क्या हुआ? उन कूपन्स के बारे में कांग्रेस का आंतरिक रूप से, आंतरिक में बाहरी भ्रष्टाचार, जनता भी से भ्रष्टाचार नहीं, आखिर उन कूपन्स के बारे में एक बड़ा भ्रष्टाचार, कांग्रेस का अंदर का भ्रष्टाचार पनप के सामने आएगा और वे टिकटों को लेकर चलने वाला भ्रष्टाचार है। वह कूपन्स के माध्यम से किस प्रकार धन संग्रह किन उम्मीदवारों के माध्यम से किया गया है, वह कांग्रेस के अंदरूनी रूप से जांच का विषय हो सकता है कि कांग्रेस आखिर उस धन संग्रह किया, किन उम्मीदवारों से कितना धन संग्रह किया और किस व्यक्ति ने कितना उस कूपन्स के माध्यम पैसा दिया और उन्हें कितने व्यक्ति किस हिसाब पर टिकट दिया गया। एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है क्योंकि राजनीतिक शुद्धि की जब बात करते हैं कांग्रेस के लोग तो हम बड़े हास्यास्पद स्थिति लगती है। जो लोग कूपन अपने कैंडिडेट को बांटकर और टिकट देने की बात करते हैं वे राजनीतिक रूप से भ्रष्टाचारी है या नहीं है, ये राजस्थान जनता को तय करना है। तो मेरा बड़ा प्रश्न है कि कांग्रेस बताए कि आखिर उसने कूपन के माध्यम कितना धन संग्रह किया, किन उम्मीदवारों से किया, किन कैंडिडेटों से किया, किस व्यक्ति से किया, ललिता जी बताएंगे, और किन व्यक्तियों को टिकट दिया और टिकट का आधार कूपन रहे या नहीं रही। अभी कांग्रेस ललिता जी बताएंगे कि धन संग्रहण के लिए आप लोगों ने जो कूपन जारी किया था उसको लेकर के और पैसे की जो बू की बात की जा रही है, ये आरोप अक्सर लगते हैं चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो कि साहब हमने पैसे दिए, पैसे लेकर के उसने दिया बिना किसी आधार के भी। खैर जवाब ललिता जी को देना है इसमें। ललिता जी, धन संग्रहण की जो बात की जा रही है, लक्ष्मीकांत पारिक जी ने आरोप लगाया, वो जानना चाहते हैं कि वो पैसे का हुआ क्या, या आया नहीं आया है, आया तो क्या हो रहा है उसका।
योगेंद्र जी, लक्ष्मीकांत जी जो निराधार जो आरोप निराधार नहीं, मोहतरमा निराधार नहीं है आरोप। आपने कूपन बांटे, हर कैंडिडेट को कूपन बांटे, हर विधानसभा क्षेत्र में कूपन बांटे, और आखिर कितने पैसे आप इकट्ठे किए ये तो जनता जानना ही चाहती है। कांग्रेस नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं जानना चाहते हो, तो राजस्थान जनता जानना चाहती है। ये नोटबंदी की बात नहीं करें, अलग बातें नहीं करें, बात नहीं करें। आज भ्रष्टाचार, बीजेपी ने कूपन के माध्यम से जनता को बेवकूफ संस्कृति बन गई है। मैं बात खड़े करता हूँ, कूपन घोटाले क्या हुआ बताइए। आज कांग्रेस कांग्रेस के विकास के साथ है, कांग्रेस के काम के साथ बताएगा जनता कितनी साथ है, विकास भाजपा की चल रही है हिंदुस्तान में। आपका तो मात्र भ्रष्टाचार चल रहा है, ये अंतिम भ्रष्टाचार दिख रहा है कूपन के माध्यम से, अंतिम भ्रष्टाचार आपका दिख रहा है। कूपन की बात लक्ष्मीकांत जी एक बार जवाब तो सुनिए, जवाब बोलेंगे अगर आप बोलेंगे तो ललिता जी का जवाब कैसे सुन पाएंगे। ललिता जी बोलिए, आप बोलिए। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि भ्रष्टाचार जो शब्द है वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। बीजेपी जुड़ा नहीं, आपसे जुड़ा हुआ है। 2G 4G एक तो लंबी है, चलेंगे कि लिख के कहीं रास्ते गुजर जाएगी आपकी। भाई आप अपना कूपन घोटाला बताइए ना, अभी मैंने कूपन घोटाला प्रश्न खड़ा किया है आपका। आप अपनी बात करिए कि कूपन घोटाले क्या हुआ, आखिर टिकटॉक क्यों बचा गया कूपन के माध्यम से, बताइए ना। जनता हमारे साथ है, टिकटॉक को बेचा गया, आखिर क्यों बेचा गया बताइए कांग्रेस कि हमारे चाहे कांग्रेस को पैसा नहीं हो, लेकिन जनता हमें पूरा प्रेम और स्नेह देगी और पैसा भी देगी। कितना रुपए इकट्ठा किया कूपन के माध्यम में बताए कांग्रेस। मैं बता रही हूँ, आप सुन नहीं बता रहे, कितना इकट्ठा किया बताए। आप नोटबंदी के भ्रष्टाचार के बारे में सबसे बड़ा घोटाला बताइए। नोटबंदी कोई घोटाला था, देश को आतंकवाद नक्सलवाद से मुक्त करने का बहुत बड़ा अभियान था, जिसके अंदर आप लोगों घोटाले के बारे में बताइए। आप पहले उसके बारे में बताइए, सत्ता में आप हमसे आपने टिकटॉक को लेकर कूपन टिकट बेचे नहीं बेचे बताइए, टिकटॉक को लेकर बेचे नहीं बेचे, टिकट कूपन के माध्यम से बेचे ना कांग्रेस ने, बेचे ना कांग्रेस ने टिकट टिकट बेचे नहीं बेचे। कूपन घोटाला बड़ा घोटाला है कांग्रेस का, आंतरिक घोटाला है कांग्रेस का, यही कूपन घोटाला ही तो कांग्रेस के टिकटॉक की देर है, ये सारी लड़ाई इसलिए चल रही है। राज नहीं किया, विधायकों को जिस तरीके से दबा के रखा, उनसे बात नहीं की। आज तो ये जवाब नहीं है, उनको घर के जवाब नहीं है, जवाब नहीं है, जवाब नहीं है, शर्म की बात है, जवाब नहीं है, मिलने तक नहीं, मुझसे भटक रही है, जवाब नहीं है आपके पास, कूपन घोटाले का जवाब नहीं दे पा रही ना। बिल्कुल जवाब दे रही हूँ, आप जवाब दीजिए। कितने रुपए इकट्ठा हो कूपन राजतंत्र की बात करो, जानना चाहती है ना, पूछ रही है राजतंत्र कूपन के मतलब कितने रुपए इकट्ठा हो बताए, सामंतवाद बताइए। कूपन के मतलब रुपए कितने किया, कूपन के मतलब कितने टिकट बेचे बताइए ना। हमने तो कोई कूपन नहीं बेचे, और आप नहीं बेचे, आपको क्यों बताएंगे? सचिन पायलट कह रहे हैं कि हमने विधानसभा में कूपन दिए। आप तो मुझे बताइए, जनता जानना चाहती है कूपन में कितने रुपए इकट्ठा हुआ बताइए ना, हमने बताइए। अरे श्याम जी के पास जाना चाहूंगा, मैं श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, ये जनता के बीच भी बड़ा सवाल है कि मुद्दों से राजनीतिक दल भटक रहे हैं। डेवलपमेंट का मुद्दा होना चाहिए, उसकी जगह मुद्दे कुछ और हैं। चुनाव में लोग जो सुनना चाहते हैं उनके कान के वास्तव में अपने वजूद पे चर्चा करें हम, कि वास्तव में हमने काम क्या किया, काम किया तो उस पर भरोसा होना चाहिए, भरोसा होगा तो जनता के बीच जाकर के ताल ठोक के वोट के हकदार भी बनना चाहिए। मुद्दों से हम गौण हो रहे हैं, यही इफेक्ट आ रहा है कांग्रेस की लिस्ट पे या बीजेपी की लिस्ट पे। मुद्दों से हम बिल्कुल, कोई भी राजनीतिक दल मुद्दों को आधार बनाना ही नहीं चाहता है कि अगर राहुल गांधी ने कहा कि पैरासूटियों के पैरासूट काट दूंगा, महिलाओं की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, नए चेहरे होने चाहिए, वो कांग्रेस से किसी भी आप नेता से इस वक्त बात करिए, यही स्थिति भाजपा की 2 लिस्ट के दरमियान थी। कोई मुद्दे से चर्चा नहीं करना चाहता, ऐसा क्यों? अब लक्ष्मीकांत जी जिस तरह का विवाद नहीं, बात केवल एक लक्ष्मीकांत जी की नहीं, मैं कह रहा हूँ आज जैसे कह रहे कि चंदे का हिसाब दो, ये करो वो करो, तो
आपको ऐसा अधिकार अभी तो दिया नहीं है इनको। अगर चंदे का अगर भ्रष्टाचार हुआ अधिकार है, इनको है का मांगने का? अगर आप बोल नहीं पाई ललिता जी, आप नहीं बोल पाई, ये श्याम जी आप भ्रष्टाचार की कटु बात कर सत्य रहे से हो। अवगत करा रहे हैं आप मैं दोनों कह रहा को। हूँ लक्ष्मीकांत जी, जब आपके यहाँ जब बातें आती है, अरे मैं श्याम जी, नहीं कह रहा हूँ, मैं आप सुनिए सही, आप सुनने का, आपने सुनने का, आपने कालीचरण जी को टिकट नहीं दिया, फिर दूसरे दिन मुख्यमंत्री जी से मिलकर के चौथे दिन टिकट दे दिया। इसके ऊपर बहुत सारी चीजें उठ रही है, आपको नहीं पता। उनके पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, करोड़ों रुपए इकट्ठा किया। आप सुनने आप बोलिएगा, अपने टाइम पे बोलिएगा, मैं तो तथ्यात्मक चीज पेश कर रहा हूँ, मैं किसी का व्यक्तिगत रूप से नहीं ले रहा हूँ। हो सकता है इन्होंने पैसे इकट्ठा किया और किसको कितना इकट्ठा करके पार्टी फंड में जमा हुए नहीं हुए, ये सचिन पायलट जवाब दे सकते हैं, या जो इकट्ठा करने वाला हो प्रभारी है, इनके चुनाव प्रभारी, वो बताएंगे कि हमने पैसा इकट्ठा करवाया और कितना पैसा हमको मिला नहीं मिला। अब आरोप आप लगाओगे तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अगर आप इनका व्यक्ति कोई आरोप लगा रहा हो, आज ज्योति खंडेलवाल कह रही हो कि मैंने इतना पैसा इकट्ठा किया और वो दिया, ये कहे, या किसी व्यक्ति ने पैसा इकट्ठा किया नहीं दिया, ये आरोप कहीं लिखित में किसी ने दिया क्या? केवल कह देने से विवाद का विषय नहीं बना। मैं आप देखिएगा, मैं लिस्ट को जब देख रहा था, अभी भी देख रहा था कि आपने भी दावे किए और कांग्रेस ने भी दावे किए, दोनों के दावे सफल नहीं हुए। आप देखिएगा महिलाओं के मामले में कहा, राहुल गांधी ने कहा कि हम तरजीह देंगे, संगठन में तो देने की बात हुई नहीं, लेकिन वो कह रहे थे कि 10% का लगभग आ रहा है, जितना अभी तक इन्होंने जैसे कि 152 किया है, तो ये 20 महिलाओं को दे पाए। उससे पहले 24 महिलाओं को दिया था, 2 महिलाएं जीत के आई। अभी लिस्ट आनी बची है, क्योंकि लिस्ट आनी बाकी है, मैं मानता हूँ कि लिस्ट मैडम, लेकिन इनमें कितने महिलाओं को आप लोग दे देंगे? अब आप 33% क्या पूरा होगा नहीं होगा? आप 18% फैक्टर्स देखने पड़ते आप 18 आप अपनी वकालत करने में दुखी हो रहे हैं। आप कहो तो सही कि हमको दिया नहीं, पार्टी ने कहा तो सही, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमको विश्वास दिलाया था, हमारे साथ विश्वासघात हो रहा है, हम पार्टी के साथ हैं, ये आप विरोध करने का 46 टिकट, 66 टिकट आप देते हैं जब 33% होते हैं, जब, क्योंकि आज आप कह रहे हो कि मैं 50% महिलाओं को देखना चाहता हूं पार्टी में, और उसके बाद कहता हूं कि मेरी तो मुख्यमंत्री भी ज्यादा महिलाएं दिखनी चाहिए। अब टिकटें नहीं दे रहे तो महिलाओं को कैसे जिता के लाओगे? आप पार्टी की महिला प्रतिनिधि होने के नाते आप मांग करने के बजाय कह रहे हैं कि ये आंकड़ा होगा श्याम जी, जब 48 में से 47 टिकट आप 47 टिकट साथ रहेंगे, जो संभव नहीं है। देखिए, हम पार्टी के साथ रहेंगे, लेकिन मांग रखे। अब इस फ्लोर पे भी आप कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, पता नहीं क्या कारण है। अब आपने कहा कि हम सक्षम महिलाएं नहीं मिल पाई इसलिए नहीं दे पाए। आप अपने आप को सक्षम नहीं मानो, ज्योति खंडेलवाल को नहीं मानो सक्षम, किसी और को सक्षम मानो तो बात अलग है। वहां आपने कहा ना कि आपने कहा, मैं आप ही की बात क्यों कह रहा हूँ, आपने पुरजोर तरीके से नहीं कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हम जो कह के गए थे उसकी पूर्ति नहीं हुई, और हम पुरजोर मांग करते हैं कि जब हमारी 48 बाकी बची है तो हमको दीजिए, उसमें 20 तो दीजिए या 15 तो दीजिए, जैसे कि हम कुछ लेवल पे आ पाए, क्योंकि आपकी 20 दी है। ललिता जी के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा कर रहे हैं, और वो भी एक अधिवक्ता के सामने। देखिए, एडवोकेट अपने क्लाइंट के लिए लड़ता है, वो उसकी चाहे गलती भी है मालूम होने के बावजूद भी लॉ में उसके बचाव के बहुत सारी धाराएं दी गई हैं, वो उस तरह से पैरवी करता है। आप जो ललिता जी से ही कहलवाना चाह रहे हैं, कांग्रेस के पैनलिस्ट हैं, क्या इस बात को ताल ठोके कहे कि हाँ बिल्कुल आला कमान ने अवहेलना की है? कैसे संभव है ये? इनके साथ अन्याय हुआ है, इनको तरजीह तो स्वीकार कैसे कर सकते हैं? स्वीकार करो और कहो कि हम पार्टी में सक्रिय रूप से काम करेंगे, ये तो कहोगे। आप देखिएगा, मैं जो लिस्ट आई है उसके अब आप देखिएगा, उसके अलावा देखिएगा, आप मुस्लिम के मामले में बीजेपी तो पत्ते खोल नहीं दे रही, अभी तक दिया नहीं, अब आगे देने की बात है नहीं वो, क्योंकि आज भी आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट रूप से कह ही नहीं रहते कि मुस्लिम को देंगे, 1 को देंगे, 2 को देंगे, देने की स्थिति नहीं बन रही है। तो उसके अलावा आप देखिए, वंशवाद में ये ज्यादा निकल गए आगे, कांग्रेस इस बार कम रही, कांग्रेस में 9 लोगों को मिला, इन्होंने 15 लोगों को दे दिया। तो वंशवाद की बात जो ये कहते थे, ये अब कहने की स्थिति में नहीं आए। अब आप देखिए कि 73 लोगों को इन्होंने दोहराया, उन्होंने 103 को दोहराया। तो अब ये जो बहुत सारी चीजें हैं, और झगड़े 26 जगह उनके, 25 जगह उनके हैं, तो उनके झगड़े थोड़े कम है, इनके ज्यादा है, क्योंकि जो सत्ता में होता है उसके पास पैसा भी होता है, और शासन का जो मजा चख लेता है 5 साल का, उसमें उसको ताकत में होती है, क्योंकि उसके कार्यकर्ता 5 साल तक काम भी कराता है, उसके नतीजे थोड़ा नशा भी होता है, तो उसके कारण से उनको कष्ट झेलना पड़ता है, और विद्रोह की स्थिति ज्यादा होती है।
अब इनके जिलाध्यक्ष, जयपुर के ग्रामीण जिलाध्यक्ष डीडी कुमावत कह रहे थे टिकट नहीं मिला तो कह रहे हैं कि लड़ेंगे चुनाव। हाँ, वो लड़ सकते हैं। तो आप देखिएगा कि अब बहुत सारे लोग हैं जो कि इनके विधायक होते हुए नहीं दिया इनको, तो कह रहे हैं कि हम तो चुनाव लड़ेंगे, हमको तो कोई स्थिति नहीं है कि हमको पार्टी देखी जाएगी, क्योंकि 3 महीने बाद फिर लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, इनकी जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे, नहीं तो हम जा रहे हैं। तो ये चीजें जिस प्रकार की विद्रोह की स्थिति आ गई है, और विद्रोह में क्योंकि अब उनके सक्षम नेताओं की कमी है, उसी कारण है कि आप ये कह रहे थे हमने चेहरा तो श्याम जी, एक छोटा सा सवाल हो रहा है मेरा। पैराशूटी की जब बात चल रही थी, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, पार्टी के नेता यह नहीं देखते हैं, एक परंपरा सी क्यों डाली जाती है कि जो पैराशूटी है रियल में उनको टिकट नहीं देना चाहिए कि आप पार्टी में आए हैं, जरा पार्टी की रीति नीति, पार्टी की परिपाटी, आप यहाँ के कार्यकर्ताओं से थोड़ा सा उस लूप में तो आप आइए, काम तो करिए एक बार पार्टी के लिए। उन्हें टिकट का आश्वासन क्यों दे दिया जाता है कि आइए वेलकम आपको टिकट भी देंगे। अभी 4 दिन में जिन लोगों को ज्वाइन कराया बीजेपी या कांग्रेस, उन्हें टिकट दे दिया गया, ये तो गजब की बात। अब देखिएगा कि सत्ता में जब प्रशासनिक अधिकारी रहे, डीजी रहे आप, और उसके बाद वो सब होगा, उसके बाद आपको जब कांग्रेस में टिकट नहीं मिला तो आप बीजेपी का टिकट वसुंधरा जी से लेकर के दौसा से सांसद बन गए। अब वो कहा कि अब तो जीतने की स्थिति नहीं है, मेरा तो पृष्ठभूमि कांग्रेस की थी, तो अब वो सांसद बनने क्यों गए थे? आप तो बीजेपी के सांसद बने ने, वहां से कह रहे हैं कि मेरी पृष्ठभूमि तो कांग्रेस। तो वो नमक जो था उसका स्वाद भी कम नहीं हुआ, मुंह पर रखा हुआ है। देखिएगा फिर आकर के कहा कि मैं तो पुराना कांग्रेसी हूँ, मेरे को तो अशोक गहलोत ने डीजी बनाया था, अब मैं क्यों वापिस आ गया हूँ, और उनको फिर आपने दे दिया टिकट विधायक का। चलिए मंत्री तो देखिए, कोई भी व्यक्ति हो जिसको जहां सुविधा मिलेगी, सहजता के साथ में रास्ता मिल जाएगा, वो उधर मूव कर लेगा, अपने आप को चला जाएगा। लेकिन ये तो पार्टियों को सोचना है कि पार्टी ऐसा क्यों कर रही है। देखिए अशोक गहलोत का बयान देखिएगा, अशोक गहलोत किस तरह से चतुर तरीके से बात कहते हैं कि ये इसमें कोई पैराशूटी नहीं है, क्योंकि ये तो फील्ड के लोग हैं, इन्होंने तो विधायक और सांसद रह चुके हैं, इसलिए इनको अनुभव है, उस आधार पर हमने पार्टी में वापस लेकर के टिकट दिया है। अनुभव के आधार पर ये पैराशूटी भी अलग ही मामला वो पंचर कर दिया, क्योंकि राहुल गांधी जी नहीं जानते थे कि ऐसे पैराशूटी नहीं होते, वो तो जानते थे कि जो बाहर से आता है वो पैराशूटी होता है। उन्होंने कहा नहीं, ये तो अनुभवी लोग हैं, और पार्टी को चलाने के लिए, पार्टी को जिताने के लिए, पार्टी को सत्ता में लाने के लिए जरूरी है, इसलिए ले लिया। उसी आप देखिएगा कि वहां पर भी 4 लोगों को लिया, 4 को टिकट दे दिया। उनके धौलपुर के जिला अध्यक्ष थे अशोक शर्मा जी, इनको टिकट दे दिया इन्होंने। हबीबुर रहमान को तो इन्होंने देने की बात हाँ, ये तो अब कांग्रेस से मिला, लेकिन वहां तो इन्होंने दिया ना 4 जनों को। अविनेश मेहरी जो कि कांग्रेस से भी लड़े, बीएसपी से लड़े, अब इनसे लड़ रहे हैं। तो ये एटलीस्ट बीजेपी को भी ये देखना चाहिए कि अविनेश मेहरी सी आए हैं पहले कांग्रेस में, फिर वहां पे कुछ नहीं तो बीएसपी में चले गए, नाथद्वारा वाले भी जो कांग्रेस के थे, हाँ, और महेश प्रताप सिंह फिर पहले बीजेपी में थे। तो ये देखना तो चाहिए वास्तव में आदमी का कैरेक्टर कैसा है, कि स्वार्थ कहीं पे भी हो। अविनेश मेहरी सी, आपको लगता है कि अभी वो लंबे समय तक बीजेपी के साथ में जब भी कोई बात आएगी तो खड़े नजर आएंगे? नहीं, अगर निर्वाचित हो जाएंगे तो 5 साल रहना पड़ेगा ना, वो तो मजबूरी होती है। वो तो अगर मंत्री बना दे कर देंगे तो अलग चीजें होता है, अलग सारी चीजें हैं। विधायक का टिकट मिलने के बाद विधायक की जीत जाना वो बात अलग होती है। लेकिन ये बात सही है कि राजनीति में जिस प्रकार से नैतिकता और जो सिद्धांतों का अवहेलना और सब कुछ असली कार्यकर्ताओं की हत्या जिस प्रकार से की जाती है कि हम कार्यकर्ताओं के बेस पर पार्टी चलाते हैं, पार्टी को जिताते हैं, वो सब खत्म हो जाता है। चुनाव में जिताऊ और टिकाऊ कैसे हो, इस पे सबसे पहले प्रायोरिटी रहती है। टिकाऊ तो रहा ही नहीं कोई, नहीं टिकाऊ, जिताऊ बहुत जरूरी है, जिताऊ बहुत जरूरी है कि जिताऊ होना चाहिए, दागी हो या बागी, दागी हो, अपराधी हो, चाहे कुछ भी हो। हाँ, हमको वाली पार्टी को जिताने वाला चाहिए। और कैसे हराया जाए, चलिए अब हम आपने एक सवाल खड़ा कर दिया, मैं ललिता जी के पास जाना चाहूंगा। ललिता जी, कभी ये महसूस होता है कि राजनीति का स्तर जिस तरह से एक पतन की ओर जा रहा है, एटलीस्ट उसमें एक सुधार होना चाहिए, और ये सब अकेली किसी एक पार्टी की बस की बात नहीं है, ना किसी एक नेता और वर्कर की बात है, या कभी विचार किया जाना चाहिए? हो सकता है आप लोग करते भी हो, लेकिन जब सत्ता की चाशनी सामने नजर आती है तो उसको चखने के लिए हम लोग इतने आतुर होते हैं कि सब कुछ, दायित्व, नैतिकता, सब कुछ भूल जाते हैं। ये साहस कोई कर सकता है? नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ पूरी तरीके से कि राजनीति में हमें देखना चाहिए, आदमी के अपने व्यक्तित्व को भी देखना चाहिए और सब चीजें देखकर ही टिकट देना चाहिए। और उसी तरह से देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा
पूरी कोशिश की है इन सब चीजों को, इन्हीं सब पैमानों को देखकर ही प्रत्याशी को टिकट दी है, जिसके आपराधिक प्रवृत्ति ना हुई हो, जिसमें केस नहीं हो। ये बहुत सारे फैक्टर देखे गए हैं इस बार, आप देखिए। और 46 जो प्रत्याशी जो नए लिए हैं उनको भी ये पूरी देखकर और फिर उसके बाद ही उनको शामिल किया गया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चलिए लक्ष्मीकांत जी, आपके पास आऊंगा मैं। एक नैतिकता की बात है यहाँ पे, क्या वास्तव में अगर कोई पार्टी बदल करके आता है तुरंत उसको ये थाली परोस देनी चाहिए, या वास्तव में पार्टी की रीति नीति काम काज उस पर थोड़ा सा उससे फोकस करवाना चाहिए, उस पर काम करवाना चाहिए, या कोई भी आए और आपका अगर ऊपर से सेटिंग ठीक है तो आओ चेंज करो, टिकट लेकर के रफू चक्कर हो जाओ, ये करना चाहिए? देखिए इसमें दो चीजें, सीधे तौर पर पहला विषय खड़ा होता है विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति होना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी रीति नीति से सहमत हो, विचारधारा से जुड़ता है। जब व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो या कांग्रेस में शामिल हो, तो उसकी विचारधारा निश्चित रूप से पार्टी प्रति प्रतिबद्ध होकर के शामिल होता है। इसलिए वह व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, निश्चित भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, इसी नाते से टिकट दिया। दूसरी बात यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है कि जब वह व्यक्ति कांग्रेस में रहो या अन्य किस दल में रहो, वे लगातार जनता के सुख दुख में सहभागी और जनता लगातार संपर्क में है, और जब पार्टियों को लगता है कि वह व्यक्ति चुनाव जीतने की स्थिति में और जनता के अंदर इसका बड़ा जनाधार है, तो निश्चित रूप से चुनाव वैतरणी को पार करने के लिए ऐसे लोगों को पार्टी अपना टिकट देती है। और उसके बाद में उस व्यक्ति का नैतिक दायित्व बनता है कि जिस विचारधारा के अंदर व्यक्ति शामिल हुआ है उस विचारधारा को जीवन पर्यंत निभाए और निभाकर जीवन पर्यंत उस विचारधारा के साथ चले। क्योंकि जब जब व्यक्ति पर मैंने पहले भी कहा है कि जब जब व्यक्ति पर उसकी विचारधारा से ज्यादा उसकी महत्वाकांक्षा हावी होती है, तब तब दल बदल की राजनीति हावी होती है। तो मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार ऐसा प्रयास किया है कि ऐसे व्यक्तियों को टिकट नहीं दे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ लोग पार्टी चाहते हैं, उनको जनाधार भी होता है, उनको टिकट देते भी हैं। लेकिन फिर भी हमारा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों को या अपराधियों को टिकट देने की श्रेणी में बहुत कम लोगों को टिकट भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को टिकट दिया होगा। कहीं इसी भ्रष्टाचार को भारतीय जनता पार्टी टिकट दी। एक बड़ा प्रश्न माननीय श्याम जी ने खड़ा करने का प्रयास किया था, उसका बड़ा जवाब देना चाहता हूँ कि सूची सेकंड सूची आई, उस पर पूरी पर एक प्रश्न खड़ा किया कालीचरण जी को लेकर के। ऐसा सूची पर यदि आपका कोई गंभीर आरोप लगाने से पहले कोई तथ्यात्मक रिपोर्ट हो तो देते तो ज्यादा अच्छा। कम से कम आपसे आपसे टिकट को लेकर जिस पर आप तथ्य प्रस्तुत किया, देखिए आप बहुत बड़े सीनियर जर्नलिस्ट होते हैं, लिखते तो मुझे लगता है क्या कुछ अच्छा चले जाए, कालीचरण पैसे दिए, जनता को भ्रमित करने का आपने आज यहाँ पर गंभीरता से प्रयास किया है। कहीं वास्तविकता नहीं, आपके तो मुख्यमंत्री फोटो में लिखते हैं, आरोप चल रहा है, आप नहीं बोले ठीक है। आपकी पूरी कांग्रेस रही है, तो निश्चित रूप से देखिए श्याम जी कभी पार्टी को अच्छे कर रही थी, आपकी पार्टी तो मत बनिए कम से कम, कांग्रेस आपकी बात करिए, दोनों एक जैसे, लेकिन आप तो कमीशन बैठाया श्याम जी, प्लीज श्याम जी, लोकायुक्त का जो कार्यकाल बढ़ाया है, जो पैसे टिकट दिया आपको तथ्य पेश करते अच्छा लगता, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस नाते मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लक्ष्मीकांत जी, श्याम जी को आपने पूरी तरह से सुना नहीं। श्याम जी एक सेकंड में क्लियर कर दूं, श्याम जी का यह कहना था कि कालीचरण सराफ जैसा कद्दावर नेता पहली सूची में नहीं आया, दूसरी सूची से पहले जब चर्चाएं थी तो ये थी कि भाई उनपे करप्शन की चर्चा है। तो इनका सवाल सिर्फ इतना सा था कि वास्तव में अगर यही कारण था और पहली सूची में आपने शामिल नहीं किया तो क्या 3 दिन में वो करप्शन के चार्जेस खत्म हो गए? ये बात नहीं, कोई करप्शन चार्जेस पर साबित हुए, नहीं कोई करप्शन चार्जेस बढ़ते नहीं। दबी जुबान से आपकी पार्टी के कई नेताओं ने ये बात बताई है, नेता ने कुछ कहा है, ये पता नहीं तथ्यात्मक आपको कोई है तो प्रस्तुत कर देना चाहिए, किस नेता ने कहा है, बयान है तो बता दें सीधे तौर पर। लेकिन सिंगर का नाम सुना जिसका टिकट कट गया, उसने कहा टिकट कटने के बाद कुछ भी बोले कुछ भी बोल सकता है, विधानसभा निराशा का नतीजा कुछ भी हो सकता है, विधानसभा तौर पर जब व्यक्ति पर जब व्यक्ति पर कोई लक्ष्मीकांत कभी कांग्रेस के लोगों ने कोई ऑडियो बना दिया, उसको वायरल कर दिया, अरे कालीचरण जी को बिल्कुल 5 साल जनता बीच 7 तारीख को फिर कहते हैं मतों के साथ जीतेंगे और जनता उन पर मोहर लगाएगी, तथ्यात्मक रिपोर्ट जनता मोहर लगाने वाली है, चिंता नहीं करें, 7 तारीख को भारी मतों से जीतने वाले हैं यहाँ पर जयपुर में। वो तो गद्दार नेता है, आपको पता है, लेकिन कांग्रेस में आए थे, माननीय मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, टाइटल फीस हो गई,
तो निश्चित रूप से माथुर आयोग का गठन कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री को कई बार चेष्टा आपके द्वारा की गई है, लेकिन सबका निर्णय कहां जाकर होता है, क्योंकि व्यक्ति जो ईमानदार है जिसके बाद ईमानदार थे तो फिर 3 दिन घोटाले का आरोप लगाया आपने। ये माननीय मुख्यमंत्री पर कैबिनेट हुई कि नहीं हुई आपकी? एक तो आपके अशोक जमा पे चल रहे हैं, खत्म हो गए, चल रही है नहीं चल रही बता दें। बाद में ऐसे गद्दावर ने जोधपुर के खान को चलेगी चल रहा है कि नहीं चल रहा है आपके खिलाफ? आपके यहाँ तो बहुत लंबी फहरिस्त है। यदि बात करेंगे आपके भ्रष्टाचार की, सुबह से शाम हो जाएगी और भ्रष्टाचार का अंत आपकी का होगा नहीं। हमारे लंबी किताब लिखी जा सकती है। भ्रष्टाचार की तो आपकी किताबें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले आपको पता है कि एक नोटिस जारी किया वसुंधरा जी को, किस मामले में क्या है पता है ना? खैर चलिए मुद्दे पे लौटते हैं। मुझे क्या तय कर नहीं तय दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज किया, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिन पहले एनएच में 1 करोड़ कितने दोनों ने वसुंधरा जी और कृष्ण जी के खिलाफ जांच के आदेश हो गए। बिल्कुल, अरे जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा अगर जांच है तो। आप सुप्रीम कोर्ट अरे माथुर आयोग जांच आयोग, अरे उसके बाद लोग आपने कार्यकाल बढ़ा दिया जिससे कि लिपापोती हो जाए। आपको पता है सारी जांचें किस वजह से? लोक आयुक्त का कार्यकाल 8 साल कर दिया और उसमें यह तय कर दिया कि जो नया लोक आयुक्त नियुक्ति होगा उत तक वो लागू रहेगा, चाहे भले ये आ जाएंगे। तो इनको पता है कि इनकी भी जांच हो रही है, आपकी जांच भी वही कर रहा है, इसलिए कार्यकाल बढ़ा रहेगा। और उसकी बहुत सारी रिपोर्ट में आप देखिए गृह मंत्री जी ने विधानसभा में कुछ तथ्यात्मक पेश की थी चीजें, मैं आपको सुनाता हूँ। अब सुन लीजिए, यदि तथ्यों को अगर मैं जुटला देंगे तो मैं मान जाऊंगा सारी बातें। आप देखिए खान आवंटन का मामले की जांच कौन कर रहा है? फिर आप तो सूची पे आए, हम करप्शन का जब मुद्दा है मैं जरूर लौटूंगा। लक्ष्मीकांत जी प्लीज, हम रोकना चाहेंगे। देखिए ये आज हम सूची पे बात करेंगे। आखिरी सवाल है मेरा, मैं एक बार श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। श्याम जी, मेरा एक छोटा सा सवाल यह है कि जनता जानना चाहती है, सूचियां दोनों ही पार्टियों की आपने देखी, वो बात एक अलग है कि पूरी नहीं आई। बीजेपी की 38 है अभी रिमेनिंग और कांग्रेस की 48 है। क्या वास्तव में जो कुछ कहा जाता है उस पर बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो टिक पा रहे हैं? क्योंकि इन्हीं के पार्टी के और शीर्ष लीडरशिप के मुंह से अगर कोई बात निकलती है तो उस पर भरोसा किया जाना चाहिए, लेकिन भरोसा खुद के कर्मों पर राजनीतिक दलों को नहीं रहा। जैसे अभी दोनों ने स्वीकार भी किया कि देखिए कई बार यह महसूस होता है कि जिताऊ कैंडिडेट यही होता है तो उसे अवसर दिया जाता है। देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि अभी 48 जो बाकी है उसमें बहुत सारी चीजें, देखिए प्रद्युमन सिंह जी को टिकट मिलेगा या उनके पुत्र को टिकट मिलेगा, विश्वेंद्र जी को टिकट मिलेगा या किसको नहीं मिलेगा, बृजकिशोर शर्मा को टिकट मिलेगा, अर्चना शर्मा को टिकट मिलेगा। ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मिलेगा नहीं मिलेगा दोनों में विवाद का। अभी तो क्योंकि बगावत की सुर तो अब देखने को अभी और मिलेगा। अभी दोनों पार्टी अभी तक रोके बैठी है कि किसी तरह से समय टल जाए और नॉमिनेशन का बहुत करीब दिन होगा उस दिन, क्योंकि अब देखिए कि इनके भी लोगों को जब लेट होगा तो प्लेन से भेजेंगे, किससे करेंगे, वो नॉमिनेशन के लिए आपके सामने सिंबल भेजना पड़ता है, तो सारी व्यवस्थाएं होती है दोनों तरफ। तो इसलिए रोका जा रहा है कि बगावत से किसी तरीके से दूर हट जाए, कम हो जाए और वो हमारे बगावत वाले को सहारा नहीं मिल जाए दूसरे का, जैसे कि थर्ड फ्रंट वाले का। श्याम जी मैं रोकना चाहूंगा, तो खैर चलिए देर से ही सही, आखिर कांग्रेस की सूची आ गई है। अब तो महज 2 ही दिन बचे हैं जो नामांकन आप कर सकते हैं और पार्टियों की बस एक ये जिज्ञासा जरूर रहती है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। लोकतंत्र का पर्व है, 5 साल में एक बार आता है। मतदाता हो, हम भी सब मतदाता हैं, मीडिया में हैं, लेकिन मतदाता पहले हैं। लोकतंत्र के इसमें आहुति देने के लिए हम सब तैयार हैं। इस वजह से एक 5 साल में एक ही बार तो ऐसी जिज्ञासा बनती है कि आखिर कौन सी पार्टी से कौन, मेरा क्षेत्र से कौन चुनाव लड़ता है। बस ये इतना सा इंतजार होता है। बाकी मैक्सिमम इंतजार उनको होता है कि जो टिकट की लालसा पाल के बैठे हैं कि मुझे टिकट चाहिए, मेरे रिश्तेदार को चाहिए, उसका क्या हुआ। खैर चलिए इंतजार ज्यादा मत करिए, अब चारा भी नहीं है कि कितने लंबे समय तक बचा के रखेंगे। लिस्ट तो आउट करनी ही पड़ेगी, ज्यादा वक्त नहीं बचा है। रिमेनिंग जो सीट्स हैं उनको भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, लेकिन तस्वीर साफ 22 के बाद ही होगी। 22 को जब विड्रॉ करने का आखिरी तारीख होगी और जब चीजें सामने आ जाएगी कि कौन कहां से कैसे चुनाव लड़ रहा है, कितने बागी रुके हुए हैं, वो एक चैलेंजिंग टाइम होगा राजनीतिक दलों के लिए अगर कहीं से कोई बागी रुकते हैं तो। क्योंकि बागियों का स्वाद बीजेपी 2008 में चख चुकी है। 33 बागी रहे जिनकी वजह से सत्ता हाथ से चली गई। अगर उन बागियों को रोक लेती, बीजेपी हटा लेती, तो शायद हो सकता है कि
सरकार बनाने में कामयाब हो जाते। 89 बागियों में से 33 वो बागी रहे जो सीधा सीधा बीजेपी प्रत्याशियों को हारने के लिए कारगर रहे। खैर चलो देखिए अभी क्या 2008 से बीजेपी सबक ले रही है या पुरानी घटनाओं से कांग्रेस सबक लेगी, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सत्ता का महासमर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।